हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ बेसिकली क्या है? कोई भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। ठीक है? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, यहाँ ध्यान से सुनना, जो चार्ज है वो आता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। यूजुअली जो बॉडी है उसपे चार्ज कैसा आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। अगर मैं दो बॉडी की बात करूं, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है इन कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है? कोई भी मैटर है, अपन जानते हैं एटम किससे बना हुआ था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है? और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। ठीक है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैटर न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है। अब अगर मान लो किसी मैटर या किसी भी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए, तो ऑब्वियसली बात है उसमें प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ जाएगा, तो हम उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। सिमिलरली उसके अंदर कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने, ठीक है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिया अपन ने, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है? चार्ज की यूनिट क्या होती है अपन को पता है? कूलम। ठीक है? कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है? तो एक कूलम में अपने पास आएंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद करो, Q इक्वल टू एन इंटू ई, क्वांटाइजेशन। ठीक है? Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है, उससे अपन n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? Q इक्वल टू क्या था? अगर मैं n इंटू ई, इससे n की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है Q बाई ई। ठीक है? इसमें Q की वैल्यू अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखूं, E का वैल्यू अपन को जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। ठीक है? तो यहां पर अगर मैं Q बाई ई की वैल्यू डालूंगा तो n एक नंबर आएगा, वो नंबर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं 1/1.6 इंटू 10⁻18 सॉरी -19 को इसमें इसका डिवाइड कर देता हूं, ये 10⁻18 19 ऊपर हो जाएगा, 1.6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो ये आएगा अपने पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? यानी एक कूलम अगर किसी बॉडी पे चार्ज आया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन्स में आ गए। ठीक है? तो ये मुझे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, यानी कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी से, या कोई भी एक मैं वायर ले लेता हूं, इस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है एक सेकंड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे। ठीक है? तो नेट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, नेट चार्ज का ट्रांसफर थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया एक सेकंड में कितना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? Q बाई टी से। Q की यूनिट क्या थी? कूलम, और T की टाइम। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है? इससे हम एक फॉर्मूला, और कई बार हमें चार्ज पूछा जाता है कि भाई कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। अगर मान लो करंट, मान लो 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, ठीक है, और टी टाइम दे दिया आपको, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो करंट इंटू टाइम कर देंगे, टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कि भाई इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। क्लियर है अपने को यहां तक? ठीक है? और बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेते हैं अपन? डायरेक्शन ऑफ करंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है? कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमें कैसे लेना है, वो हमने कन्वेंशनल यानी पुराने टाइम से मानी हुई है। और क्या माना हुआ है हमने? हमने माना हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। या अगर मान लो जैसा सॉलिड के केस में होता है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता, बल्कि उसकी जगह कौन चलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज चल रहा है तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे? जिधर भी नेगेटिव चार्ज फ्लो है उससे अपोजिट डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेंगे। ठीक है? तो ये हमने बाई कन्वेंशन माना, इसलिए हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? आगे बात करते हैं। अगर मैं किसी भी सेल या बैटरी की बात करूं, तो सेल में क्या, सेल कैसे बनाते हैं? सेल का सिंबल क्या होता है? एक बड़ा डंडा, एक छोटा, है ना? ये जो है बड़ा किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव को, ये नेगेटिव को। ठीक है? यहां से मैंने कोई भी सर्किट बना दिया, मान लो बल्ब बना दिया,
ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर होगी, तो सोचो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और अपन ने बोला कन्वेंशनल करंट किधर से लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपन ये ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये क्योंकि अपन बोर्ड का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डाले हैं कि भाई इसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्या लिखना है अपन को, वो चीजें भी हमें आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, अभी बताई थी एम्पियर, जिसको कूलम पर सेकंड से आया था अपने पास। ठीक है, तो एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होगी। सेकंड एग्जांपल है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। देखो ध्यान से, उनको क्या क्या दे रखा है, एक तो करंट की वैल्यू दे रखी है यानी आई दे रखा है। ठीक है, और 10 मिनट्स, इंपॉर्टेंट इज मिनट्स। ठीक है, मिनट्स को में रख सकते हैं कि अपन वैल्यू, याद करो अपन एसआई यूनिट में वैल्यूज रखते हैं, तो हमें इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। ठीक है, टाइम आ गया अपने पास, आपको बोला है चार्ज, तो अपन ने पढ़ा था Q इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, इसमें I की वैल्यू डाल देंगे 0.5 एम्पियर और टाइम की वैल्यू डाल देंगे 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 600 सेकंड डाल दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा 300 कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट अपन जानते हैं क्या होते हैं, कूलम। क्लियर है यहां तक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ध्यान से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा तो वर्क कैसे करना होगा। ठीक है, वर्क करना है तो हमें इलेक्ट्रिक किसी ना किसी फोर्स की जरूरत है, उसके अगेंस्ट ही वर्क करेंगे अपन। ठीक है, अगर फोर्स ही नहीं तो वर्क करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ये लिखना पड़ेगा, या फिर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पूरा लिख सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, क्या होगा, मान लो यहां पर एक चार्ज है। ठीक है, इसके चारों तरफ इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो +1 कूलम को लेके आ रहा हूं, सिंपल बात यह है, +1 कूलम। ठीक है, +1 कूलम को अपन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्यू चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, क्यू चार्ज रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, और जो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है वो एक्चुअली सिस्टम में स्टोर हो रही है। ठीक है, और उस एनर्जी को अगर 1 कूलम को ला रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर मैं +1 कूलम को लेके आ रहा हूं तो जो मुझे काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मैं +1 कूलम की जगह कोई और चार्ज लेके आ रहा हूं, 2 कूलम 3 कूलम कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, +1 कूलम को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और +1 कूलम की जगह कोई भी चार्ज है उसको लाने में जो वर्क टर्न करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज को +1 कूलम की जगह Q चार्ज ला रहे हैं तो Q इंटू पोटेंशियल, Q इंटू V, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, ऑब्वियसली बात है वर्क है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर, स्केलर, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर होगी। अच्छा, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट अब बोलेगे, देखो किसमें भी बच्चे कैसे कंफ्यूज, सर आपने तो बोला था वर्क डन, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, जूल, तो पोटेंशियल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जूल, और गलत हो गया।
अरे भाई ठीक है, जूल अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने ये भी डिफाइन किया +1 कूलम को लाने का वर्क डन, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसलिए तो W/Q लिखा, W/Q, तो जूल पर कूलम, Q की जगह कूलम आ गया, W की जगह जूल आ गया, तो जूल पर कूलम इसकी SI यूनिट होगी। इस जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। इस जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की डिफाइन कर सकते हैं यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, V यानी वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, बोलो, जूल। ठीक है, क्योंकि Q इंटू V, तो वो W हो जाएगा। ठीक, ओके। अब बात आती है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जैसे मान लो आपने यहां पर एक Q चार्ज रखा, ठीक है, इस Q चार्ज के चारों तरफ इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब सोच के देखो कि अगर मैं +1 कूलम चार्ज को यहां पर A पॉइंट तक लेके आता हूं और +1 कूलम चार्ज को B पॉइंट तक लेके आता हूं, सपोज करो कि मैं यहां B पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो पहले बताओ कहां मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, +1 कूलम को इनफाइनाइट से A तक ला रहा हूं, +1 कूलम को B तक ला रहा हूं, सोच के देखो कहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जितना चार्ज के पास जाएंगे उतना चार्ज ज्यादा धक्का मारेगा। ठीक है, यानी हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि A और B में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो चार्ज के पास होगा उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, यानी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि VB इज ग्रेटर देन VA, VB इज ग्रेटर देन VA। ठीक है, अब सोच के देखते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मुझे इनफाइनाइट से +1 कूलम को लाने में, ठीक है, यहां A तक लाने में वर्क करना पड़ रहा है 2 जूल पर कूलम, 2 जूल पर कूलम, एंड इनफाइनाइट से B तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ रहा है 3 जूल पर कूलम। ठीक है, तो कोई पूछे कि बताओ A से B तक जाने में आपने कितना एक्स्ट्रा वर्क किया, इनफाइनाइट से A तक आने में आपने 2 जूल पर कूलम वर्क किया, इनफाइनाइट से B तक लाने में, A नहीं है, B तक लाए अपन तो आपने 3 जूल पर कूलम वर्क किया, यानी 1 कूलम चार्ज को लाने में 3 जूल वर्क किया। तो कोई पूछे कि A से B तक जाने में आपको कितना एडिशनल वर्क करना पड़ा, तो भाई 1 कूलम, 3 - 2 है ना, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। VB क्या हो गया, इनफाइनाइट से 1 कूलम को B तक का लाने का वर्क डन, VA क्या हो गया, इनफाइनाइट से 1 कूलम को A तक लाने का वर्क डन, तो VB माइनस VA कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, A से B तक 1 कूलम को ले जाने का वर्क डन, तो वो बराबर हो जाएगा A से B तक W कितना वर्क करना पड़ा अपॉन जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसका वर्क डन, तो VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज में रिलेशन बताओ, तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W या W/Q, तो W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। इससे हम निकाल सकते हैं कि भाई टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा Q चार्ज को VA से VB तक ले जाने में, या A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीन पोज करके एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेम अ डिवाइस that helps the maintain a potential, that helps to maintain a potential difference across the conductor। अच्छा, ठीक है, यानी कोई भी कंडक्टिंग वायर है या कोई भी वायर है, उस वायर की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सी डिवाइस लगाते हो। ठीक है, क्या जरूरत आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की, ताकि चार्ज एक डायरेक्शन में चल सके, या चार्ज यूं कह सकते हो नेट चार्ज का फ्लो हो सके। ठीक है, नेट चार्ज का फ्लो हो सके उसके लिए हमें एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए आप 2 तरह की डिवाइस लगा सकते हो, या तो सिंगल सेल लगा दो या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा दो।
ठीक है, सिंगल सेल लगा दोगे, ठीक है, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किस लिए लगाते हैं, ताकि हम ज्यादा या कम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सके, ठीक है। तो ज्यादा या कम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है अवेलेबल से, ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ सकते हो, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या तो सेल क्रिएट कर सकता है या बैटरी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। सेकेंड, डिफाइन द टर्म 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को अभी अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था कि क्यू कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस दिया था 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। अब इसकी वैल्यू 1 लानी है मुझे, यानी वर्क डन भी 1 आना चाहिए, वर्क डन भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे अपन कि अगर मान लो 1 जूल वर्क करना पड़े, ठीक है, क्योंकि वर्क डन अब 1 जूल आना चाहिए तभी तो 1 वोल्ट होएगा, ठीक है। इफ 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट। 2 जूल वर्क करना पड़ेगा तो 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए कहा था, इसलिए अपन ने बोला कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अभी अभी बताया था मैंने, ठीक है, वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो वर्क W इक्वल टू क्या था, Q इंटू डेल्टा V, या डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, W अपॉन Q। C, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क। इंपॉर्टेंट देखो ध्यान से, 100 जूल्स ऑफ वर्क, यानी आपको वर्क की वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है 100 जूल, रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और आपसे पूछा है फ्रॉम 1 टर्मिनल टू बैटरी टू अदर, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल्टा V निकालना है। तो अभी अपन ने रिलेशन पढ़ा था डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W अपॉन Q में W की वैल्यू 100 और Q की वैल्यू 20 डाल देंगे, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी 5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 5 वोल्ट। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भाई ये इलेक्ट्रिक सर्किट, एक टर्म है जो अपन बार बार यूज करते हैं कि यार ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसे तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है अब तो, है ना, अपन अपने घर में कितने सारे सर्किट्स बना रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर वायर जोड़ा अपन ने, क्या कहते हैं सर्किट बनाने की, क्यों बनाते हैं पहले सर्किट सोचो, ठीक है। मान लो मुझे बल्ब जलाना है, ठीक है, मेरे पास सेल या बैटरी या आपका जो भी मेन सप्लाई है, ठीक है, उससे मुझे बल्ब जलाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां से एक वायर लोगे, उस वायर को बल्ब के एक एंड से जोड़ोगे, बल्ब के दूसरे एंड से दूसरा वायर लाके यहाँ पर जोड़ोगे, बीच में एक स्विच लगा दोगे, ठीक है। तो क्या किया आपने, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को, जिसमें वायर आ गया, बल्ब आ गया, स्विच आ गया, ठीक है, इन को एक पर्टिकुलर अरेंज किया, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किया, जिससे कि आपका बल्ब जल सके, यानी आपको एक यूजफुल आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस पाथ, लगातार जो आपने उसको जोड़ा, कंटिन्यूअस पाथ बनाया, ठीक है, ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस, लैंप्स, बल्ब्स एटसेट्रा between the terminals of the battery along with an electric current flow is called circuit। यानी आपने क्या किया, कुल मिला के डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को एक कंटिन्यूअस पाथ बना दिया, ताकि करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो सके और आपको यूजफुल आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब ये सर्किट में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो यूज होने वाले हैं, ठीक है, जैसे सेल हो गया, सेल अभी अपन ने पढ़ा था, सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना ताकि करंट फ्लो हो सके, ठीक है। कनेक्टिंग वायर को इस सिंबल से यूज करते हैं, अमीटर को इस सिंबल ए लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर को G से यूनिट करते हैं। वायर, अगर मान लो देखो दो वायर हैं, वो अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ज्वाइंट्स बना रहे हैं, तो इस तरह से बताएंगे, और अगर विदाउट कनेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से बताएंगे,
ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे, एक वायर जा रहा है, दूसरा ऊपर से होके जा रहा है, ठीक है, कांटेक्ट नहीं हो रहा दोनों के बीच में, या इंसुलेशन चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम इस सिंबल का यूज करेंगे। मतलब आप ये समझ जाओ कि ये वायर और ये वायर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो करंट जाएगी वो उस इधर भी जाएगी या इधर भी जाएगी, वो सीधी पूरी की पूरी आर पार हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट हुए वायर इस तरह से पास होगा। इसके अलावा फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये वेल नोन, आपको सबको पता होगा, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या तो इस तरह से बता देते हैं, या फिर हम कभी कभी ऐसे भी बताते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस बनाया और इस पे इस तरह से एरो बना दिया, ठीक है, तो ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो सकता है, ठीक है। ओपन स्विच, ओपन स्विच यानी ओपन प्लग की, ये ओपन स्विच का क्या काम होता है भाई? ओपन स्विच का मतलब हो गया सर्किट ब्रेक हो गया, ये वायर आ रहा है, ये वायर आ रहा है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इधर से करंट इधर जा नहीं सकती, यानी कि सर्किट में कोई करंट नहीं होगी। इस तरह के सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्विच हमें किस कंडीशन में रखना पड़ेगा? इस कंडीशन में। ध्यान देना, इस जब भी आप डायग्राम बनाओ तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने ओपन स्विच बनाया है, यानी आपने इस तरह का या इस तरह का स्विच बनाया जिसमें डॉट नहीं लगाई है, तो वायर में, किसी भी वायर में करंट मत शो कर देना, वरना आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वायर में करंट नहीं शो करनी है अगर वो ओपन स्विच है, ठीक है। और अगर वो क्लोज स्विच है तो फिर करंट शो करनी है, अगर सेल या बैटरी जुड़ रही है तो, ठीक है, क्योंकि सेल या बैटरी जुड़ेगी तभी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तभी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो अगर क्लोज स्विच है तो उस केस में सर्किट में करंट फ्लो करेगी, ठीक है, और ओपन स्विच है तो करंट नहीं फ्लो करेगी। अगर ओपन स्विच है तो उस केस में उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर पा रही है, ठीक है। और अगर मान लो क्लोज स्विच है तो उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो हो पा रही है बैटरी वगैरह की वजह से, ठीक है। इसके अलावा बैटरी का सिंबल ये हो गया। वायर जॉइंट्स, दो वायर जॉइंट हो रहे हैं तो इस तरह से बता देंगे। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। अमीटर का काम क्या होता है? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना कि भाई सर्किट में करंट कितना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना कि भाई करंट है या नहीं है तो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताना, ठीक है, और है या नहीं इसको जांचना, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम है। कितना करंट है? एमीटर का काम है, ठीक है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस पता करेगा, भाई कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैं फिर रिकॉल कराना चाह रहा हूं, क्या एक कूलम को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ये बता देगा वोल्ट मीटर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरह से अपन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर मान लो कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बात है कि यार ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे अगर मान लो कोई भी वायर है, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे अपन कि जैसे कोई भी वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सपोज कोई वायर है, तो इस वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब और ये इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी एटम से निकले तो बहुत सारे आयंस भी हो जाएंगे। एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है। अब ये आयंस आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ एनर्जी है, तो उसकी वजह से वो लगातार वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉलिड के अंदर भी ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हैं सारे आयंस, ठीक है, वो लगातार वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब आपने क्या किया? आपने इस पे सेल या बैटरी लगा दी, आपने इस पे सेल या बैटरी लगा दी, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट की होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू करेगा। किधर लगेगा? तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ धक्का लगने लग जाएगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का नेट मोशन इस साइड में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इधर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चों की तरह लाइन बना के सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है, नहीं। वो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं, या वो जो एटम्स मैंने बताया था आयंस ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं एनर्जी की वजह से, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था बीच में ये आ गया, खटाक टक्कर हो गई, ठीक है। तो ये टक्कर होगी तो इसकी डायरेक्शन में
चेंज हो जाएगी, यानी कि इसकी जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टक्कर हुई इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के जाने में अपोजिशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये जो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, जिसे हम इस सिंबल से बताते हैं। ठीक है, कि कोई भी वायर है वो कितना अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, किसमें, फ्लो ऑफ चार्ज में। जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितना अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, उसको हम रेजिस्टेंस आर से बताते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई भी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो आई करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि भाई चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो कर रहा है तो जैसे मैंने बताया, जब चार्ज फ्लो करेगा तो बीच में बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। उन कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, अब देखो कोलिजन होता है तो क्या होता है, कोलिजन होता है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई अपन ने कोलिजन किया, जैसे आप हाथ को ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, बहुत देर तक ताली बजाओ, तो उस केस में क्या होगा, हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोलिजन होता है तो उस केस में होता क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, और वो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी उस आपको कुछ ना कुछ यहां से यहां तक पहुंचने में वर्क करना पड़ेगा। भाई अगर कोलिजन नहीं होता तो क्या वर्क करने की जरूरत है, सीधा चार्ज इधर पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन कोलिजन की वजह से कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और एक कूलम चार्ज को इससे यहां तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा V। ठीक है, कितना आएगा, V। तो ओम्स एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा। याद रखना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ठीक है, अगर मान लो आपने टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं लिखा है तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ओम्स लॉ को लिख रहे हैं तो ये लाइन लिखना जरूरी है भाई, कि भाई टेम्परेचर या अदर फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज चेंज हो गई तो फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। तो जब हम ओम्स लॉ लिखेंगे तो हम कहेंगे अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन potential difference across the wire, across the resistance is directly proportional to current passing through it, यानी V proportional to I या I proportional to V। proportionality साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, that constant is R। याद रखो R एज अ कांस्टेंट आया है, कई बार पूछा जाता है R इक्वल टू V अपॉन I है, अगर मैं I को डबल कर दूंगा तो R कितना हो जाएगा, अरे यार सीधा दिखता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I डबल हुआ तो R आधा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, याद करो ये R एज अ कांस्टेंट आया था, अगर I डबल हुआ तो V भी डबल हो जाएगा, R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो R इक्वल टू V अपॉन I विल बी कांस्टेंट। ठीक है, इसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करते हैं V इक्वल टू RI का। ठीक है, इसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, याद रखना V इक्वल टू R इन टू I। ठीक है, इसमें R एज अ कांस्टेंट आया है, कब कांस्टेंट होगा, जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये हमें लिखना है, स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट पासिंग थ्रू wire, current passing through a wire is directly proportional to potential difference across the wire। ठीक है, V proportional to I, ठीक है, और V equal to R into I। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। आगे बढ़े, अब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो भाई सिंपल सर्किट बना दो एक, है ना। इस सर्किट में क्या किया हमने, देखो ध्यान से, यहां हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के बीच में अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, V निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेल या बैटरी जोड़ दी। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या किया भाई, उसके अलावा ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर भी बना दिया, आपको 3D डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है, फिर करंट को भी मेजर करना पड़ेगा भाई, सर्किट से कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो अमीटर जोड़ दिया। अमीटर और वोल्ट मीटर इसी तरह से दिखते हैं अगर आप प्रैक्टिकल लैब में देखोगे। ठीक है, और यहाँ पर एक की जोड़ दी ताकि करंट को हम ऑन ऑफ कर सके कि भाई करंट जा रही है या नहीं जा रही है। हमने बैटरी जोड़ दी, दो सेल का कॉम्बिनेशन बना दिया, और रियोस्टेट, ये रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया था अभी अपन ने, इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि करंट की वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू से हम अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां हमने करंट को वेरी किया। ठीक है, करंट की वैल्यू यहां से मेजर करते जाएंगे एमीटर से। यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे हम, वोल्ट मीटर की हेल्प से। ठीक है, तो हमने करंट भी पता कर लिया कि भाई करंट कितना जनरेट हो रहा है।
ठीक है। और हमने वोल्ट मीटर की हेल्प से क्या पता कर लिया कि भाई यहाँ वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये भी पता कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज किया, इससे करंट की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो V की वैल्यू चेंज होगी। इस तरह से अलग अलग I और V की वैल्यू, I और V की वैल्यू आपने नोट करते गए। I और V की वैल्यू, I और V की वैल्यू को नोट करके आपने डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए ग्राफ के ऊपर, V वर्सेस I ग्राफ बनाया। जब ये ग्राफ आप बनाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, अप्रोक्सीमेटली बनता है, ठीक है, क्योंकि अपन ने बोला था अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो जब हम ग्राफ को बनाते हैं तो थोड़े थोड़े चेंजेस तो आते ही है, ठीक है, वायर हर जगह से यूनिफॉर्म हो जरूरी नहीं है, आई की वैल्यू, ठीक है, मान लो टेम्परेचर वगैरह थोड़ा सा भी वेरिएशन कर रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इसलिए ग्राफ हल्का सा इधर उधर होगा। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली बात करें या प्रैक्टिकली में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है, जब y प्रोपोर्शनल टू x हो, यानी v प्रोपोर्शनल टू i हो, यानी v इक्वल टू r इंटू आई हो। अगर मैं बोलूं कि भाई इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में वैल्यू आ रही है कुछ भी v की, और बेस में किसकी वैल्यू आ रही है i की, तो v अपॉन आई, यानी इसका स्लोप क्या देगा v अपॉन आई। और v अपॉन आई क्या होता है, अपन ने पढ़ा था ओम्स लॉ, v इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो अगर मैं आई को इधर ले जाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी आर के बराबर। तो यानी हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या बताएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता देगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू v अपॉन आई इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आता है भाई कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बताइए क्या होता है, ठीक है, v अपॉन आर की। अब आर की यूनिट की बात करते हैं, आर की यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है, देखो v और i इनकी यूनिट क्या होती है, v की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर का ही दूसरा नाम है ओम, और इसका सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर का ही दूसरा नाम क्या है ओम, और इसको हमने सिंबल दिया ये वाला, ठीक है। इसी तरह से कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स ऑब्वियसली रेजिस्टेंस से ऊपर हो गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया सॉरी, ठीक है। यानी हम मटेरियल को अगर बांटे तो मेनली दो तरह में बांट सकते हैं, वैसे तीसरा भी होता है इनके बीच की स्टेज जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लिए दो तरह के होते हैं, एक जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है, और एक जिसमें करंट फ्लो करते वक्त कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रहा है, उसको हम रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स में अपन बांटते हैं, ठीक है, कंडक्टर और रजिस्टर। जैसे कंडक्टर के एग्जांपल में हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, और रजिस्टर में आपके हो गया कॉन्स्टेंटन, ठीक है, मैग्नेट, नाइक्रोम, ठीक है। वैसे तो देखो आइडियल कंडक्टर तो वो होगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो, यानी कोई कोलिजन हो ही ना रहा हो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर कोलिजन बहुत कम है, या यूं कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस बहुत कम हो रहा है, तो फिर हम उसे कंडक्टर की कैटेगरी में डाल देते हैं। और एक सफिशिएंट अमाउंट में हीट एनर्जी लॉस हो रहा है तो उसे हम रजिस्टर की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब क्या कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो फिर हम उसे इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक वगैरह, आप उसमें से करंट ही पास नहीं हो पाती, ठीक है। अगर आप करंट फ्लो कराओगे नॉर्मल सेल बैटरी लगाओगे तो कोई करंट, इसलिए तो होता है ना जब आप है ना किसी भी शॉर्ट सर्किट या किसी भी सर्किट के ऊपर काम करते हो, आपसे बोलते हैं रबर की चप्पल पहन के काम करो, प्लास्टिक की ग्लव्स वगैरह पहनो, या किसी स्टूल पे, लकड़ी के स्टूल पे खड़े होकर काम करो, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या, इस तरह के मटेरियल जिनमें करंट फ्लो हो ही नहीं पाता, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। या बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा अगर इनसे करंट फ्लो कराना है, तो मतलब इन यूजुअल कंडीशन इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ अपन को, आगे बढ़े, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जितने भी आपके हैवी अप्लायंसेस होते हैं, हैवी अप्लायंस हो गया जैसे मान लो आयरन हो गई, ठीक है, या कोई भी कूलर है, उनके वायर्स आप देखोगे, या एसी, ठीक है, उनके वायर्स आप देखोगे तो वो मोटे वायर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपके नॉर्मल जो बल्ब वगैरह है, ठीक है, फैन है, इनके वायर्स देखोगे तो पतले वायर यूज करते हैं। कारण क्या है कि जो हैवी अप्लायंस है उन्हें करंट ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर मुझे रेजिस्टेंस कम करना है तो एरिया को बढ़ाना होगा, इसलिए मोटे वायर यूज करते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा कि अगर मान लो मुझे नॉर्मल करंट चाहिए, करंट कम चाहिए, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है तो ए की वैल्यू कम कर दो, इसलिए पतले वायर यूज कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास आएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है यहाँ पर रजिस्टिविटी, इस सिंबल को बोलते हैं रो, आर एच ओ, ठीक है। ये क्या बताता है, रो रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी एक्चुअली में मटेरियल की नेचर को बताता है। किसको बताता है, मटेरियल की नेचर को, ठीक है, कि भाई किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। ए और एल की वैल्यू 1 रखो तो रो इक्वल टू आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के वायर में का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, इससे हम L और A की वैल्यू 1 रख दी, रो की वैल्यू R आ गई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी दो चीजों पे, एक तो मटेरियल की नेचर और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। मटेरियल नेचर और टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। तो अगर कोई बोले कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, तो पूरा जवाब होगा लेंथ, एरिया, मटेरियल नेचर और टेम्परेचर, ठीक है। चार चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। इस रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होगी, मीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो गई ओम इंटू मीटर, ये इसका सिंबल हो जाएगा। क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, नॉट डिपेंड, ठीक है। किस किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस अपन एक बार ट्राई करें। ओके तो इस क्वेश्चन में देखें तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, और हमें R दिया है, और हमसे I पूछा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो I इक्वल टू वी अपॉन आर अपन ने लगा दिया, V की वैल्यू 220 वोल्ट और R की वैल्यू 1200, तो 0.18 एम्पियर करंट आ गए, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट जो है उसके अंदर क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 100 ओम, ठीक है। फिर से अब की बार V की वैल्यू 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू R दे दी, 100 ओम और करंट पूछा है, ठीक है। तो V अपॉन आई अपन ने 220/100 यानी 2.2 एम्पियर करंट लगा दिया, ठीक है। अगला बात करें तो व्हेन 12.5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर, ध्यान से सुनो, अननोन रजिस्टर यानी R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को, देयर इज अ करंट, ठीक है। अब की बार V दे दिया, I दे दिया, है ना, और आपको क्या निकालना है, R निकालना है। तो आसान है, V इक्वल टू R इंटू आई, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई कर देंगे, ठीक है। तो V की वैल्यू 12.5, ठीक है, और ये अपॉन आई कितना दे रखा था, 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। ध्यान से देखो तो यहां पर दे रखा था 2.5 मिली एम्पियर, मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3,
10⁻³ का मतलब हो गया 1/1000, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू 1/1000 ऊपर चला गया, तो 1000/2.5 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो ये 5000 ओम आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इजी आते हैं न्यूमेरिकल इसके अंदर, बोर्ड के अंदर। अ कॉपर वायर हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब की बार ए दे दिया, रजिस्टिविटी रो दे दिया, ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ, एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है, टू मेक द रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, तो यार हमें रेजिस्टेंस का, अभी इसको सोचेंगे कैसे, सोचो कि भाई रेजिस्टेंस का ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें लेंथ आता हो, एरिया आता हो। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इससे हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए ऊपर चला जाएगा, आर इंटू ए, एल नीचे आ जाएगा, आर इंटू ए, एल निकालना है सॉरी, रो नीचे आ जाएगा, तो एल इक्वल टू आर इंटू ए बाई रो। ठीक है, ए बाकी सबकी वैल्यू डाल दी अपन ने, तो अपने पास आंसर आया 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर लेंथ का वायर हम यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी ये है, तो हम ये रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमें दिया है 20 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या बताता है कि भाई कोई भी रेजिस्टेंस जो है उन्हें कैसे कंबाइन करें। ठीक है, ये हमें सिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई किसी भी रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करें उससे पहले हमें सोचना होगा कि यार क्यों कंबाइन करें। ठीक है, तो क्यों कंबाइन करें, तो भाई अगर मान लो सोचो कि आपके पास सपोज 1 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, लेकिन आपको 1 ओम चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको तो 2 ओम चाहिए या 2.5 ओम चाहिए या 0.5 ओम चाहिए, तो फिर क्या करोगे, तो वहां पर अपने काम आता है कि भाई इन रेजिस्टेंस को जोड़ना घटाना मुझे आता हो कि भाई कैसे जोड़े इनको। ठीक है, और कैसे हम इसको कम रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे 12th क्लास में जाओगे तो और भी बहुत सारे पढ़ोगे, पर मेनली जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के कॉम्बिनेशन अपने काम आते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक एक करके दोनों की वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर दो रजिस्टर, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की वैसे डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हो कि उनमें करंट की वैल्यू सेम रहे। सेम का मतलब क्या कि जो करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रही है वही अगले में हो, वही अगले में हो। ठीक है, तो यानी वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए। लेकिन देखो अपने को क्वेश्चंस में ये तो दिया नहीं होता कि भाई यार ये करंट दे रखी हो रेजिस्टेंस वायर में। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, और इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हमें कैसे पता लगे। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो इसका तरीका होता है कि भाई जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के 2 हाथ है, एक इधर एक इधर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के भी 2 हाथ है, एक इधर एक इधर। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों रेजिस्टेंस का एक हाथ यानी वन एंड कनेक्टेड हो और उस एंड से कुछ और कनेक्टेड ना हो, तो क्या होगा उससे कि जो भी करंट यहां से पास होएगी उसको और कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो करंट दे या ना दे, हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये सीरीज में है या नहीं। तो क्या पहचान बताई मैंने कि अगर मान लो 2 या 2 से रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को पकड़ लो पहले, उनका एक एंड कनेक्ट होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, और उस एंड से कुछ और कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उस एंड से कुछ और कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे। पक्का है, क्योंकि अब करंट को जाने का कोई और रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो करंट सेम होगी होगी। ठीक है, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, और जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो फिर उस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, सपोज मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और तब भी इस सेल से इतना ही V वोल्ट का सेल लगा रखा है या बैटरी लगा रखी है, ठीक है, तब भी इस सर्किट का करंट उतना ही रहना चाहिए जो इन रेजिस्टेंस की वजह से था। तो इस एक रेजिस्टेंस को हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, या जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आया क्या होता है कि अगर मैं सारे रेजिस्टेंस को हटाकर
एक रेजिस्टेंस लगा दूं तब भी सर्किट का टोटल वोल्टेज और टोटल करंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस एक रेजिस्टेंस को इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया, और यही तो हमें पता करना है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1 ओम के बहुत सारे हैं, पर आपको तो 2.5 ओम चाहिए, तो मतलब आप 1 ओम के किसी भी तरह से जोड़ो, लेकिन इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए उसका 2.5। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो मान लो कि भाई पहला वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब देखो करंट की वैल्यू तो सब में सेम होगी सही, ठीक है, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, यहां V2 और यहां V3। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R1 के बराबर, V2 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R2 के बराबर, और V3 की वैल्यू होगी I इंटू R3 के बराबर। अब V क्या था याद करो, एक कूलम को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा था, उसे V1 बोला था। एक कूलम को यहां से यहां तक ले जाने में V2 वर्क किया, यहां से यहां ले जाने में V3 वर्क किया, तो सोचो यहां से यहां लाने में टोटल वर्क कितना किया आपने, V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना ही वर्क किया। और ये वर्क दिया किसने, भाई वर्क करना है तो एनर्जी तो चाहिए ना यार, ठीक है, वो एनर्जी दी किसने, इस बैटरी ने, इस सेल या बैटरी ने यहां से एनर्जी सप्लाई की, तो वो जो एनर्जी इसने दी वही तो यहां खर्च होगी ना, यानी V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो V की वैल्यू आपने V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर रख दी। अब इसमें V1 V2 और V3 की वैल्यू डाल दी, IR1 IR2 IR3, ठीक है, इन सबको जोड़ा। अब V को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको I इंटू आर इक्विलेंट, आर इक्विलेंट को मैंने RS से, क्योंकि सीरीज का इक्विलेंट है, ठीक है, इसलिए RS से डिनोट किया, तो यानी V की जगह मैंने IRS रख दिया। अब I गई है या नहीं, ठीक है भाई, आई कॉमन आई और गई, ठीक है, इससे कट गई, तो आई कॉमन लेके इस आई से काट दिया अपन ने, तो क्या आया, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे 4-5 जितने भी जुड़े हो जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फीचर होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए रजिस्टर में। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन रजिस्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, R1 प्लस R2 इन सबको जोड़ा था तो इक्विवेलेंट मिला था। टोटल वोल्टेज जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ द वोल्टेज, V1 प्लस V2 प्लस V3, उसको जोड़ा था तो V के बराबर आया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस पकड़ लो आप तो उससे भी बड़ा ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। ये आपका आंसर चेक करने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, कभी कई बार हम गलत कर दे, कुछ भी कर दें, ठीक है, तो आंसर चेक कर सकते हो, ये बड़े वाले से बड़ा आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बताएंगे छोटे वाले से भी छोटा आता है। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा आंसर सही हुआ या नहीं। ठीक है, और बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप फिर वही बात, ठीक है, अब इसकी पहले तो डेफिनेशन पे बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे सीरीज में करंट की वैल्यू सेम आई थी, वैसे ही पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी, यानी V की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, करंट का बंटवारा हो जाएगा, तो यहां से करंट गई, इसको दोनों टुकड़ों में तोड़ा I1 और I2 में। ठीक है, तो टोटल करंट जो यहां से चली आई वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, देखो यहां से मान लो इसका 0 पोटेंशियल है, तो इसका कितना हो जाएगा V। अब यहां पर कंडक्टिंग वायर चल रहा है, कंडक्टिंग वायर में कोई एनर्जी खर्च ही नहीं होती, तो अगर इसका 0 पोटेंशियल है तो इसका भी 0 होगा, इसका V है तो इसका भी होगा। कोई बोले इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो भाई V माइनस 0, इसके अक्रॉस कितना है, V माइनस 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2। अब टोटल करंट जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, यानी कि I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ठीक है, और भी जुड़े होते तो प्लस एंड सो। I को मैं क्या लिख सकता हूं फिर, V अपॉन R पैरेलल, ये R पैरेलल वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो V अपॉन R पैरेलल इक्वल टू दिस। ठीक है, V कट गया, तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन, और भी होंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगेन इसके फीचर्स क्या होंगे,
सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके जोड़ोगे तो आरपी के 1/rp के बराबर आएगा। इसमें फिर से सोच लेना, यहाँ एक और बच्चे गड़बड़ करते हैं कि 1/rp ही निकाल के ओम लिख के आ जाते हैं। नहीं भाई, आपको आरपी निकालना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको उल्टा करना है पहले। ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगी वो 1/rp की वैल्यू आएगी, आपको आरपी चाहिए। ठीक है, तो उसे इन्वर्स करके फिर ओम लिखना। यहां जो आंसर आ रहा है उसके आगे ओम मत लिख देना, वो तो 1/ओम है, ओम नहीं है, क्योंकि ये तो 1/rp है। ठीक है, आरपी लिखने के लिए आपको इसको उल्टा करके फिर ओम यूनिट लिखनी है, इससे पहले तो ओम यूनिट यूज नहीं करनी है। ठीक है, करंट इन वेरियस रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, I = V/R। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर करंट उतनी ही कम आएगी। वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, सभी के साथ। और इसके अलावा एक पॉइंट जो मैंने बताया क्या था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द लीस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपके पास दो क्वेश्चन है, इन्हें अपन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कोइल्स। ठीक है, 4 कोइल से 4 रेजिस्टेंस है आपके। हाईएस्ट कब आएगा सोचो। ठीक है, अपन ने बोला हाईएस्ट कब आएगा, अपन ने बोला था कि सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बड़े वाले से भी बड़ा आता है और पैरेलल में छोटे वाले से भी छोटा आता है। ठीक है, तो यानी हाईएस्ट कब आ सकता है, जब सबके सब सीरीज में जुड़े हो, और लोएस्ट कब आ सकता है, जब सबके सब पैरेलल में जुड़े हो। ठीक है, तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो सबको सीरीज में जोड़ दो, सबको सीरीज में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इन सबको जोड़ देते हैं, 4 + 8 R equivalent will be equal to R1 + R2 + R3 + R4, 4 + 8 + 12 + 24। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 24 48 ओम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा जब सारे के सारे सीरीज में जुड़े हो। और लीस्ट कब आएगा, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में जोड़ देते हैं, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो 4 8 12 एंड 24 इनको पैरेलल में जोड़ दिया अपन ने भाई। ठीक है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। अब आपको क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट या 1/RP भी बोल सकते हो, इक्वल टू 1/24 + 1/12 + 1/8 + 1/4। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बोलो, 24, तो ये जाएगा 1 + 2 + 3 + कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना 3 + 3 6 6 12/24 यानी 1/2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 2 ओम लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1/ओम आया है अभी, है ना, तो 1/2 नहीं आएगा, 1/2 में 1/ओम है। ठीक है, R इक्विवेलेंट विल बी 2 ओम, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रजिस्टर ऑफ दिस, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये इन सबके साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है, आपको बोला है 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अपन। तो ये बोल रहा है 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12। ठीक है, तो यहां हम एक सर्किट बना देते हैं, 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12, इन सबको पैरेलल में जोड़ रखा है आपने। और इसके साथ आपने एक 9 वोल्ट की सेल या बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, तो a battery of 9 volt is connected in parallel with resistor 0.2 0.3 0.4 0.5 and 12, how much current would flow through the 12 ohm resistor।
ठीक है, केवल 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है। ठीक है, यानी मुझे इसका करंट निकालना है, केवल ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने बताया था ये सब पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सब में सेम रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसके अक्रॉस भी कितनी है, 9 वोल्ट। अगर यह 9 वोल्ट है, ठीक है, तो फिर मुझे बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं I इक्वल टू सीधा V अपॉन R लगा दूंगा। ठीक है, V कितना है, 9 वोल्ट, क्योंकि 12 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है जो सबके अक्रॉस है, अपॉन 12। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3/4। ठीक है, या 0.75 भी बोल सकते हो, 3/4 एम्पियर इतनी करंट फ्लो करेगी 12 ओम रजिस्टर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि भाई जब भी किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, वो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक, अगर जो वो हीट एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल, तो सेल की जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो किस फॉर्म में जा रही है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। इसलिए हम इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो हीट एनर्जी और सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू जूल, एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि वो जो हीट एनर्जी है वो I² RT/J के बराबर होगी। ठीक है, I² RT/J कैलोरी में वैल्यू आई थी, क्योंकि उस टाइम हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग मानते थे अपन। तो हीट एनर्जी की यूनिट कैलोरी में निकाली थी उन्होंने। बाद में इसको J एक सिंबल से मल्टीप्लाई कर दिया, J की वैल्यू 4.18 होती है, एक कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया तो H इक्वल टू I² RT, जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो कौन सा, H इक्वल टू I² RT। इतनी हीट एनर्जी डेवलप होगी टी टाइम के अंदर, यानी किसी भी रेजिस्टेंस से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो कितनी हीट डेवलप होगी, दैट इज I² RT। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास और अगर पावर की बात करें तो क्या होगा, सोचो, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो I² RT अपॉन T करेंगे तो I² R आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर और बात करेंगे। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, हीट की वैल्यू 100 जूल है। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है भाई अपन को। ठीक है, तो देखो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़े फॉर्मूले जो है उनको और डिफरेंट वे में बात करते हैं अपन। तो अपन को W इक्वल टू I² RT था। ठीक है, I² RT के बराबर हीट एनर्जी थी। अगर मैं I की जगह ओम्स लॉ लगा दूं, V अपॉन R लग दूं, ठीक है, तो W इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, तो V²/R, एक R कट जाएगा, तो V²/R इंटू T, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो V²T/R अपन ने लगा दिया, इससे V की वैल्यू निकाली, तो एनर्जी इंटू R अपॉन T, एनर्जी थी 100 जूल, इंटू R, रेजिस्टेंस कितना था, एनर्जी थी 100 जूल, और रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना था। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा, V की वैल्यू 100 इंटू 4/1 यानी 400 वोल्ट। ऐसे ही पावर की बात करें, ठीक है, तो पावर क्या थी अपने पास, इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें रजिस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मींस 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। अब देखो हीट कितनी रेट पर डेवलप हो रही है, तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम यानी क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम क्या रहता है, पावर। ठीक है, तो पावर यूज करेंगे अपन, तो पावर क्या हो जाएगा, I² RT अपॉन T, इसमें T का डिवाइड कर देंगे तो ये I² R आ जाएगा, इसकी वैल्यू डाल दी, I² हो जाएगा 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 1800 वॉट, ये आपका पावर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर भी बोल सकते हैं, या हीट एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, वही V इंटू आई या I² R या V इंटू आई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग ओम्स लॉ, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अलग ओम्स लॉ का यूज करके हम पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो वॉट तो मैंने बताई, जूल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिट होती है हॉर्स पावर,
जो बेसिकली अपने कमर्शियल यूनिट भी कहलाती है, कि जैसे आप घर पे अगर पानी की मोटर वगैरह लगाते हो तो उसकी यूनिट क्या आती है, हॉर्स पावर में। ठीक है, तो हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिट जो आपके घर पे बिजली का बिल आता है, लाइट का जो बिल आता है, उसमें देखोगे आप KWH लिखा होता है, वो होता है किलो वाट आवर। क्या होता है, किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं वन, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड अदर 120 वॉट एट 220 वोल्ट आर connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पावर दे रखी है 220 वोल्ट पर, और दूसरा है 120 वोल्ट का 220 वोल्ट पर, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ। तो पैरेलल में जुड़े हैं तो अब इसमें अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो लैंप से 100 वॉट और 220 वोल्ट के, तो दो लैंप को पैरेलल में जोड़ देते, तो लैंप हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको मैं रेजिस्टेंस R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, और इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R1 की वैल्यू देखो, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ V है 220 और 100 वोल्ट, इसको हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर भी बोलते हैं। तो ये जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 220 का स्क्वायर अपॉन 100। इसको सॉल्व नहीं करते अभी अपन। ठीक है, इसी तरह से R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरा है 120 वोल्ट का और 220 वोल्ट। ठीक है, यानी 220 का स्क्वायर अपॉन 120। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 100 अपॉन 220 का स्क्वायर प्लस 120 अपॉन 220 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं 220 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 120 प्लस 100 यानी 220, यानी हो जाएगा 1/220। ठीक है, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको बोला है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ 220 वोल्ट इज सप्लाई, आई निकालना है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी हो जाएगा V इंटू 1/R इक्विवेलेंट। तो ये जाएगा 220 वोल्ट की सप्लाई दी अपन ने, मल्टीप्लाइड बाई 1/R इक्विवेलेंट इज 1/220, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। यानी जो सर्किट है उससे टोटल करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, और आगे बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, एक 6 वोल्ट है की बैटरी है इन सीरीज विद 1 एंड 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में जुड़ी हुई है 1 और 2 ओम रजिस्टर से। तो देखो 1 और 2 ओम रजिस्टर अगर सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, यानी इस केस में अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी देगी, 1 प्लस 2 दैट इज 3 ओम। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो गई 1 ओम प्लस 2 ओम दैट इज, सॉरी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 ओम हो गई। ठीक है, अब 3 ओम इसकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, तो करंट तो सेम ही फ्लो होगा। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये आपने एक रेजिस्टेंस बनाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस बनाया 1 ओम एंड 2 ओम, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया।
ठीक है। इस केस में अगर मैं आई निकालूंगा तो आई आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट यानी 2 एम्पियर। अब ये जो 2 एम्पियर इससे फ्लो हो रहा है वही इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, तो यानी कोई पूछेगा कि 2 एम्पियर से 2 ओम से कितनी करंट जा रही है, तो वो भी 2 एम्पियर होगी। ठीक है। अब आपको पावर निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर, जिसकी भी पावर निकालनी है उसी का रेजिस्टेंस रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी ये कितना हो जाएगा 8 वॉट। 8 वॉट इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, अ 4 वोल्ट बैटरी इज इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। 4 वोल्ट की बैटरी है 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर के पैरेलल में। तो अब 12 ओम और 2 ओम के 2 रजिस्टर लगा देते हैं, इसके साथ एक सेल जोड़ देते हैं। ठीक है। सेल जो है वो कितने का है 4 वोल्ट का है, तो 4 वोल्ट का सेल जोड़ देते हैं। अब आपको फिर से बताना है कि 2 ओम वाले से कितनी पावर डिसिपेट होगी। ठीक है। तो पावर निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है। तो अब इस केस में मुझे सारा आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हैं। पैरेलल में जुड़े हैं तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो उस केस में पावर इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 16 बाई 2 यानी 8 वॉट। तो दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, पर निकालने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें डोमेस्टिक सर्किट में अपन यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, कैसे यूज करते हैं भाई, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है, जैसे यूएस कनाडा में 120 वोल्ट की सप्लाई आती है। ठीक है, तो हम इसमें अलग अलग अप्लायंस के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ पर यूज करते हैं। रूम हीटर में हम यूज करते हैं, हीटर में वायर की वैल्यू का रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं ताकि जब करंट फ्लो करे तो उस केस में ज्यादा हीट जनरेट हो। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में ये जो वायर होता है ना, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, वायर किसका बना होता है, ठीक है, लेड और टिन का। ठीक है, लेड और टिन का कंपोनेंट होता है। तो इसमें क्या है, जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होगी तो यहाँ हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होते ही ये फ्यूज वायर मेल्ट होकर टूट जाएगा। तो इसको हम लाइव वायर के शुरुआत में लगा देते हैं, तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगी ये मेल्ट होकर टूट जाएगा, नहीं सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब आगे करंट फ्लो नहीं करेगी, तो आपके जितने भी अप्लायंस है, होम अप्लायंस है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये सारे पॉइंट्स को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।